सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज जिसमें हम लोग CSS सीख रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था जिसके थ्रू हम लोगों ने CSS टेक्स्ट और CSS फॉन्ट के बारे में डिटेल में सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड CSS Z इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में समझने वाले हैं। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है? तो ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफाई करता है कि कोई भी जो हमारा एलिमेंट है वो हमारे वेब पे कैसे शो होगा। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हम काफी ज्यादा वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज को लिखा है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो हम इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं कि इनका यूज क्या क्या है। तो इनलाइन और ब्लॉक, इन दोनों वैल्यूज को समझने के लिए आपको इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा, जिसे मैंने HTML के इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके इसे देख सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट पहले से इनलाइन है तो हम उससे ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं, या फिर कोई एलिमेंट अगर पहले से ब्लॉक एलिमेंट है तो हम उसे कन्वर्ट करके इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं। ओके, तो वो कैसे? तो हमें सिंपली डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करना है। और अगर हम किसी एलिमेंट को इनलाइन बनाना चाहते हैं तो हम उसे वैल्यू दे देंगे इनलाइन। और सिमिलरली अगर हम किसी एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो हम उसे वैल्यू दे देंगे ब्लॉक। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है कंटेंट का। तो ये क्यों यूज होता है? तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या करता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के डिस्प्ले प्रॉपर्टी को वैल्यू अगर कंटेंट देते हैं तो उससे होगा क्या कि वो जो एलिमेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा। ओके, पर उसके जो चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं वो स्टिल विजिबल रहेंगे। मतलब क्या? तो इसे ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमने अपने वेबसाइट पे एक डिव एलिमेंट बनाया। ओके, ये हमारा डिव है और ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। तो ये डिव एलिमेंट हो गया। इसके अंदर मान लेते हैं हमारा एक पैराग्राफ टैग है। उसके बाद हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्पैन एलिमेंट है। ओके, तो अगर हमने इस डिव में डिस्प्ले प्रॉपर्टी दिया कंटेंट्स का तो होगा क्या कि ये डिव एलिमेंट तो डिसअपियर हो जाएगा। ओके, पर इसके अंदर ये जो दो इसके चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं यानी कि पैराग्राफ और स्पैन, ये स्टिल हमारे वेबसाइट पे शो होंगे। ओके, यानी कि अगर हमारे वेबसाइट पे ये जो डिव है ये कुछ ऐसे शो हो रहा है, ये हमारा पूरा डिव हो गया और यहाँ पर एक पैराग्राफ है और यहाँ पर एक स्पैन है, तो होगा क्या कि अगर हम इस डिव को डिस्प्ले इक्वल टू कंटेंट्स देते हैं तो ये जो डिव एलिमेंट है ये तो डिसअपियर हो जाएगा। ओके, ये जो डिव एलिमेंट था हमारा ये डिसअपियर हो गया, पर ये जो दो हमारे पैराग्राफ और स्पैन एलिमेंट्स थे ये स्टिल विजिबल रहेंगे। ओके, तो आई होप आपको इस कंटेंट्स वैल्यू का मतलब समझ में आया होगा कि ये क्यों यूज होता है। उसके बाद है हमारा डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। तो इसे तो हमने ऑलरेडी फ्लेक्स बॉक्स वाले वीडियो में समझ लिया है। आई होप आपको ये ऑलरेडी क्लियर होगा। तो इसके बाद है हमारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ये क्यों यूज होता है? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो एज अ इनलाइन भी बिहेव करे एंड एज ब्लॉक भी बिहेव करे, मतलब दोनों तरीके से बिहेव करे, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं उसे डिस्प्ले इक्वल टू इनलाइन ब्लॉक। तो अगर हम किसी एलिमेंट को प्रॉपर्टी दे देते हैं इनलाइन ब्लॉक का तो होगा क्या कि वो पहले तो एक इनलाइन एलिमेंट की तरह शो होगा, पर हम उसमें हाइट एंड विड्थ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर सकते हैं तो इससे क्या हमें पता चलता है कि वो ब्लॉक एलिमेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी एलिमेंट को इनलाइन एंड ब्लॉक दोनों तरीके से बिहेव करा सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद है हमारा नन। तो इसे हम थोड़ी देर में अभी जानेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं इनहेरिट और इनिशियल वैल्यूज के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो इनहेरिट वैल्यू है इसे हम सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज नहीं करते, इस वैल्यू को हम काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बाकी जगह कैसे कैसे यूज होगा। तो ये वैल्यू क्या करता है, इट इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स पेरेंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या? तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसके अंदर एक और एलिमेंट है। ओके, तो अगर हमने इस एलिमेंट का जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है उसे सेट किया रेड पे और इस एलिमेंट का जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है उसे हमने सेट किया इनहेरिट पे, तो होगा क्या, ये जो रेड वाला एलिमेंट है ये जाएगा अपने पेरेंट के पास। इसका पेरेंट कौन है? इसके जस्ट बाहर वाला एलिमेंट, यानी कि ये ग्रीन वाला एलिमेंट। तो ये अपने पेरेंट के पास जाएगा और वहां देखेगा कि उसके पास बैकग्राउंड नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं। अगर उसके पास बैकग्राउंड नाम की प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू को ये इनहेरिट कर लेगा। मतलब यहाँ पर इसके पेरेंट में एक बैकग्राउंड वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू था रेड, तो ये जो रेड वैल्यू था ये अपने बैकग्राउंड कलर में
सेट कर लेगा, यानी कि इसके बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेड। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इनहेरिट वैल्यू कब यूज होता है। तो उसके बाद है हमारा इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या करता है, तो ये जो है हमारे प्रॉपर्टी के वैल्यू को डिफॉल्ट पर सेट कर देता है, यानी कि जो पहले था। ओके, मतलब क्या, अगर हमारा कोई एलिमेंट है जिसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी पहले से थी ब्लॉक एलिमेंट की, यानी कि वो एक ब्लॉक एलिमेंट था, उसके बाद हमने क्या किया कि उस ब्लॉक एलिमेंट को डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे दिया इनलाइन का, तो इसके थ्रू हमने उस ब्लॉक एलिमेंट को चेंज कर दिया इनलाइन में। उसके बाद हम भूल गए कि उसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या था और हम चाहते हैं कि वो डिफॉल्ट पर ही सेट हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसे हम वैल्यू दे देंगे इनिशियल का। इससे क्या होगा कि ये जो डिस्प्ले का वैल्यू पहले था, यानी पहले इस डिस्प्ले का वैल्यू बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट पर सेट था, तो अब वापस से ये ब्लॉक एलिमेंट पर ही सेट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा इनिशियल कब यूज होता है। तो उसके बाद ये जो नन वैल्यू हमने छोड़ दिया था, अब इसे हम समझ लेते हैं। तो अगर हम डिस्प्ले की वैल्यू को नन सेट करते हैं तो ये क्या करता है, द एलिमेंट इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। मतलब क्या कि ये हमारे एलिमेंट को हमारे वेबसाइट से कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। ओके, यानी किसी भी एलिमेंट को हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया नन, तो एलिमेंट कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। पर ये काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब हम एलिमेंट ही रिमूव करना है तो हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो क्या, तो वो है हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम हिडन रख सकते हैं। ओके, यानी हम किसी भी एलिमेंट को अगर प्रॉपर्टी दे देते हैं विजिबिलिटी और उसकी वैल्यू रख देते हैं हिडन, तो वो एलिमेंट है वो हमारे वेबसाइट से गायब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर ये जो डिस्प्ले इक्वल टू नन है और विजिबिलिटी इक्वल टू हिडन है, इन दोनों वैल्यूज में अंतर क्या है। तो अब हम इन दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे वेबसाइट पे एक ये एलिमेंट है और एक और एलिमेंट है कुछ ऐसा। तो हमने अपने वेबसाइट पे दो एलिमेंट्स को क्रिएट कर लिया। ओके, और मान लेते हैं हमने इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी दिया और इसकी वैल्यू को सेट किया नन पे, और इस एलिमेंट में हमने क्या किया, इसे हमने प्रॉपर्टी दिया विजिबिलिटी का और इसकी वैल्यू को कर दिया हमने हिडन। ओके, तो इससे होगा क्या, ये जो एलिमेंट था ये कंप्लीटली हमारे वेबसाइट से रिमूव हो जाएगा। ओके, मतलब ये अब रहेगा ही नहीं हमारे वेबसाइट पे। पर ये जो एलिमेंट है ये हमारे वेबसाइट पे तो रहेगा, पर बस ये हाइड हो जाएगा। मतलब इतना स्पेस अगर ये ऑक्यूपाई कर रहा था, तो विजिबिलिटी इक्वल टू हिडन प्रॉपर्टी देने के बाद भी ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, पर बस दिखाई नहीं देगा। मतलब जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है और इसके बगल में हमने एक और एलिमेंट बनाया और इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसे हमने नन पे सेट कर दिया, तो होगा क्या, ये एलिमेंट गायब हो जाएगा और ये एलिमेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो एलिमेंट है ये इसकी जगह ले लेगा। पर वहीं अगर हमने यहाँ पर ऐसे दो एलिमेंट्स बनाए होते और इसकी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को हमने हिडन सेट किया होता, तो ये एलिमेंट हमें दिखाई तो नहीं देता, पर यहाँ पर एक ऐसा स्पेस खाली रहता। मतलब ये एलिमेंट यहाँ पर शिफ्ट नहीं होता, ये जो एलिमेंट है ये यहीं पर ही रहता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको विजिबिलिटी इक्वल टू हिडन एंड डिस्प्ले इक्वल टू नन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसे समझ लेते हैं, जो कि है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो मान लेते हैं कि हमने अपने वेबसाइट पे दो एलिमेंट बनाया और ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, यानी ये हो गया हमारा एलिमेंट ए और ये हो गया हमारा एलिमेंट बी। तो अगर एलिमेंट ए एलिमेंट बी को ओवरलैप करेगा तो ये डायग्राम जो है कैसा दिखना चाहिए, ये हो गया हमारा एलिमेंट ए और ये हो गया हमारा एलिमेंट बी। और वहीं अगर बी ए को ओवरलैप करे तो उस केस में हमारा ये डायग्राम कैसा दिखना चाहिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया हमारा एलिमेंट बी और ये हो गया हमारा एलिमेंट ए। और जब हमने ये दोनों एलिमेंट बनाया एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि ए बी को ओवरलैप करेगा या बी ए को ओवरलैप करेगा। ओके, ये ब्राउजर को कैसे पता चलेगा। या एक केस कंसीडर करते हैं कि ये वाला केस ब्राउजर ने अप्लाई कर दिया कि ए बी को ओवरलैप करता हुआ उसने दिखा दिया, पर हम चाहते हैं कि बी ए को ओवरलैप करता हुआ दिखना चाहिए था, तो वो काम कैसे होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ओके, तो ये कैसे यूज होता है अब इसे समझ लेते हैं। तो हम अपने वेबसाइट पे जितने भी एलिमेंट शो करते हैं उन सभी एलिमेंट का जेड इंडेक्स जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 पे सेट होता है। ओके, यानी कि इस ए का भी जेड इंडेक्स होगा 0 एंड इस बी का भी जेड इंडेक्स होगा 0। और जो एलिमेंट पहले क्रिएट होगा ब्राउजर क्या करेगा, उससे पहले शो करेगा, और जो एलिमेंट बाद में क्रिएट होगा उससे बाद में शो करेगा। मतलब मान लेते हैं एलिमेंट ए को हमने पहले क्रिएट किया और एलिमेंट बी को ए के बाद क्रिएट किया, तो उस केस में ब्राउजर कुछ ऐसा डायग्राम शो करा सकता है। ओके, पर वहीं अगर हम इस बी का जो जेड इंडेक्स है उसे इंक्रीज करके हम कर देते हैं 1, तो क्या होगा, तो उस केस में
ये डायग्राम शो होने लगेगा, यानी बी का जेड इंडेक्स इंक्रीज हो गया तो बी अब ए से ऊपर शो होगा। और यही हम क्या करते हैं, अगर हमने एक तीसरा एलिमेंट शो करा दिया सी, तो सी भी कुछ ऐसे शो होगा। क्यों? क्योंकि सी का भी बाय डिफॉल्ट जो जेड इंडेक्स है वो होगा 0 और बी का जेड इंडेक्स है 1। और अगर हम चाहते हैं कि सी इन दोनों के ऊपर शो हो, मतलब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा डायग्राम बने कि ये हो गया एलिमेंट सी, ये हो गया एलिमेंट बी और ये हो गया एलिमेंट ए, कुछ ऐसा डायग्राम बने, तो उस केस में हम सी का जो जेड इंडेक्स है उसे 1 नहीं सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सी का जेड इंडेक्स 1 सेट करते हैं तो उस केस में बी का भी जेड इंडेक्स तो 1 है, तो उस केस में यही डायग्राम रह सकता है। क्यों? क्योंकि सी को हमने बी के बाद क्रिएट किया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सी का जो जेड इंडेक्स है उसे 1 ना वैल्यू देके 2 वैल्यू देंगे, तब जाके हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा शो होगा। ओके, तो जेड इंडेक्स का वैल्यू हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते हम कितना भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। और इसे हम नेगेटिव में भी सेट कर सकते हैं, मतलब इसे पॉजिटिव में तो सेट कर ही सकते हैं, साथ ही हम इसकी वैल्यू को नेगेटिव में भी सेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू सेट करने का मतलब तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जो एलिमेंट को हम पॉजिटिव में वैल्यू देते जा रहे हैं वो हमारे बाकी एलिमेंट से ऊपर ऊपर शो होते जाएंगे। सेम नेगेटिव का भी वही केस है, बस नेगेटिव में उल्टा केस हो जाता है। मतलब क्या कि अगर हम किसी एलिमेंट को जेड इंडेक्स नेगेटिव देते हैं तो वो हमारे बाकी एलिमेंट से नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर हमारा बाय डिफॉल्ट केस कुछ ऐसा रहता है और हम चाहते हैं कि बी जो है हमारे ए से नीचे रहे, तो उस केस में हमें तो पता है कि ए का जो जेड इंडेक्स है वो 0 है और बी को अगर हम नीचे शो कराना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम शो कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम बी की वैल्यू को -1 सेट कर देते। तो बी की वैल्यू -1 सेट करने पे क्या होता, ये डायग्राम शो होने लगता। कब? अगर हमारा बाय डिफॉल्ट ये केस होता तो। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको जेड इंडेक्स भी अच्छे से क्लियर होगा और इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। और इस वीडियो में आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके डाउट का बेस्ट सॉल्यूशन मैं दे सकूं। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा उन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में CSS के एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ।